अ वेरी गुड डे एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ट्रैकिंग योर ओन नंबर्स, मॉनिटरिंग योर ओन ब्लड शुगर नंबर्स। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप दिन रात सुबह शाम जब चाहें तब एक लैब में नहीं जा सकते, और हर मील के बाद अगर आप चाहें कि आप किसी लैब में अपनी ब्लड शुगर को टेस्ट कराएं तो आप बहुत लंबे समय तक ये कर नहीं पाएंगे। एक बार, दो बार, चार बार तो आप शायद ये कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इसलिए आपको ये जानना कि आपको किस तरह से अपने नंबर्स को ट्रैक करना है, टेस्ट करना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ में बहुत सारा सेल्फ मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले, यदि आप डायबिटिक हो गए हैं या आपको जस्ट डायग्नोसिस हुई है तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ग्लूकोमीटर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा एक बहुत अच्छे ब्रांड का ग्लूकोमीटर लीजिए। आई एम नॉट टेकिंग और एंडोर्सिंग एनी ब्रांड नेम्स राइट नाउ, बट जो भी बेस्ट पॉसिबल ग्लूकोमीटर्स है, डिपेंडिंग ऑन योर ओन रिव्यूज़, यूज़र रिव्यूज़ एंड द फीडबैक फ्रॉम अदर पीपल, आपको एक अच्छे ब्रांड का ग्लूकोमीटर अपने पास हमेशा रखना चाहिए। टेस्टिंग डायबिटीज़ का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। यदि आप ये अच्छी तरह से समझते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस टू मैनेज डायबिटीज़ बहुत ऊपर जाता है और आप बहुत भरोसे के साथ, खुद अपने भरोसे, आप अपनी डायबिटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। आप अपने फिजिशियन से जब मिलते हैं तो सबसे पहले उनके नर्सिंग स्टाफ से या तो इंसुलिन लगाने जैसी किसी प्रक्रिया को ठीक तरह से समझें और ब्लड शुगर को टेस्ट करने के तरीके को ठीक तरह से समझें। इससे आपको आने वाले समय में बहुत मदद मिलेगी ताकि आप अपनी टेस्टिंग को ठीक तरह से घर पर कर पाए, क्योंकि ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है। इसके बाद ये लंबा चलने वाला सिलसिला होता है और आपको बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्टिंग घर पर करना होती है। टेस्टिंग के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्री बेसिक्स हैं, जैसे आप जहाँ से भी ब्लड को ड्रॉ करते हैं उस जगह को पूरी तरह से स्पिरिट से साफ करना, उस जगह पर किसी भी तरह से कोई फूड आइटम्स, कोई फूड पार्टिकल उस जगह पर ना होना, और ब्लड को पूरी ड्राई और एकदम सूखी जगह से उसको ड्रॉ करना। ये सारी वो एलिमेंट्री चीज़ें हैं जो आपको नर्सिंग स्टाफ ठीक तरह से सिखा सकता है। लेकिन इसके बाद जो टेस्टिंग के जो तौर तरीके होते हैं उनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। यानी नर्सिंग स्टाफ आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इस बात की ज़रूर दे सकता है कि आपको ब्लड का सैंपल कैसे ड्रॉ करना है, उस इक्विपमेंट के ऊपर ब्लड का सैंपल कैसे डालना है, लेकिन उसके बाद का जो सिलसिला है वो पूरी तरह से आपको खुद सीखना है और वो एक स्ट्रैटेजी के तहत सीखना है। अगर आप टेस्टिंग का इम्पॉर्टेंस समझेंगे तब शायद आप उसको बहुत बेहतर तरीके से कर सकेंगे। सबसे पहले आपको जानना चाहिए टेस्टिंग मेथड्स के बारे में। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत ही न्यूली डायग्नोज डायबिटिक हैं तो चांसेस हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंट होंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंट लोगों में यूजुअली 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी जाती हैं। पहली चीज़, यूजुअली आपके फास्टिंग ग्लूकोज के लेवल्स आपको थोड़े से रेज लेवल पर मिलने की संभावना होती है, तो आपको जो ट्रैक करने की आवश्यकता है वो है फास्टिंग ग्लूकोज। उसके बाद, बिकॉज आपके शरीर में इंसुलिन ज़्यादा बनता है आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेजमेंट करने के लिए, इसलिए आप इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस का एक्सपीरियंस करते हैं। यानी अगर आप खाना खाते हैं, जो स्वस्थ आदमी के अंदर 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर सामान्य होते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन योर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है आप में वो 2.5 घंटे भी ले, या कभी 2.25 या 3 घंटे के बाद वो शुगर के लेवल्स वापस आएँ, जो कि सामान्य व्यक्ति में 2 घंटे के बाद आ जाते हैं। तो आप क्या देखना चाहते हैं? आप फास्टिंग ग्लूकोज देखना चाहेंगे, पोस्ट मील ग्लूकोज देखना चाहेंगे, और यदि शुरुआती दौर में यदि आप चाहते हैं तो कुछ टेस्ट आप रैंडम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप प्री डिनर, यानी अगर आप 7 बजे अपना डिनर लेते हैं तो 6, साढ़े 6 बजे अगर आप ये देखना चाहें कि आप ऑन रैंडम बेसिस आप ब्लड शुगर आपकी किस जगह पर आ गई है लंच के बाद, 3 या 4 घंटे के बाद, वो ट्रैक करने के लिए आप रैंडम शुगर का भी चेक कर सकते हैं। तो आप अपनी टेस्ट मेथड को डिसाइड करने के बाद ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना एक टेस्टिंग टाइम फिक्स करें। यानी आपकी जो बायो क्लॉक है, आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर लेते हैं, कितने बजे आप जागते हैं, कितने बजे आप एक्सरसाइज करते हैं, उसके हिसाब से अगर आप अपना रूटीन में एक समय फिक्स करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं आम तौर पर लोगों को सलाह देता हूँ कि अगर आप 6 बजे उठते हैं
तो 6:30 बजे का टाइम आप अपने लिए फिक्स करें, जो कि लगभग 8 से 10 घंटे डिनर के बाद होता है। यानी लगभग 10 घंटे हो चुके होते हैं उस समय लोग, एक आम तौर पर जो लोग 8 के पहले अपना डिनर ले लेते हैं उनको 10 घंटे क्रॉस हो चुके होते हैं 6:30 बजे के आसपास। उनको मैं यूजुअली कहता हूँ कि 6:30 का टाइम अपना डॉट फिक्स रखिए, ताकि आप अपनी बायो क्लॉक के हिसाब से उस समय के ब्लड शुगर के लेवल को ट्रैक कर सकें। वही लॉजिक अप्लाई होता है जब आप अपना लंच, सपोज कीजिए अगर आप 12 बजे खाना खाते हैं तो अपना टेस्टिंग टाइम 2 बजे फिक्स कीजिए। अगर आप इस साइकिल से टेस्टिंग करते हैं तो आपको अपने खाने का पैटर्न और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आपके ब्लड शुगर के मूवमेंट्स और 2 बजे उसके हिसाब से आने वाली ब्लड शुगर का अंदाज़ा भी कोरिलेटेड होता है। यानी आपको अंदाज़ा लग पाता है कि यदि आप इस साइकिल के हिसाब से चलते हैं तो आप ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद भी आप पोस्ट मील शुगर को इजीली इस लेवल पर लेकर आ पाते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद 2 घंटे यदि आप फिक्स करेंगे तो अगर आप 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो 10 बजे का समय फिक्स कर सकते हैं। तो ये टेस्टिंग टाइम को फिक्स करना आपके लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है कि आप जो भी खाना खाते हैं उसके बाद पोस्ट मील आपका कैसा रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, उसको जज करने में आपको बहुत आसानी होती है। टेस्टिंग टाइम क्योंकि आपकी बायो क्लॉक या आपकी डेली साइकिल से लिंक्ड होता है, इसलिए आप कभी भी रैंडम रिजल्ट से परेशान नहीं होते हैं। यानी बहुत सारे लोगों में जब हम ये देखते हैं कि वो जब आप आके अपनी ब्लड शुगर रिपोर्ट करते हैं तो वो खाना खाने से 15 मिनट पहले कर लिया साहब, 4 बजे शाम को कर लिया। जब वो रिजल्ट्स आप कोलेट करने बैठते हैं तो आपको कोई अंदाज़ा नहीं लगता है कि वो किस तरफ जा रहे हैं या उनकी ब्लड शुगर का पैटर्न क्या है। और दूसरी तरफ काफ़ी सारे ऐसे डिसिप्लिन लोग हैं जिनको यदि आप एक टेस्टिंग का एक टाइम टेबल यदि वो बनाकर अपने पास रख लें तो आप एग्जैक्टली उन्हीं समय पर जब 4 से 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन जब आप अपनी टेस्टिंग को करते हैं तो आपका बहुत क्लियर ट्रेंड इमर्ज होके आता है कि आप इस समय पर आमतौर पर आपकी ब्लड शुगर इस रेंज में रहती है। और इस बेसिस पर किसी भी फिजिशियंस को आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड करना, मेडिकेशन रिकमेंड करना, मेडिकेशन को कम या ज़्यादा करना, वो उसके लिए बहुत आसान होता है। बिकॉज एक डॉक्टर की कंडीशन भी एक पेशेंट को कई बार अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर स्पेशली ऐसी कंडीशंस में जब तक कोई ट्रेंड नहीं देखता उसके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है कि आपकी एक सिंगल रीडिंग देखकर आपको वो कोई भी मेडिकेशन रेकमेंड कर सके। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करना। यानी आप कितना जल्दी कितने समय या कितने अंतराल पर आप अपनी टेस्टिंग को करेंगे। जब आप शुरू में डायग्नोज होते हैं तब आपके लिए फ्रीक्वेंट टेस्टिंग के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, क्योंकि आप बहुत ही क्लोज ट्रैक रखना चाहते हैं कि आपके ब्लड शुगर्स इस मेडिकेशन के साथ कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप क्या खाते हैं उसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर्स में कैसा रिस्पॉन्स आता है, कौन से खाने आपको सडनली ब्लड शुगर में स्पाइक देते हैं, किन खानों से आप एक बहुत ही सेफ रेंज में 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर रह पाते हैं। ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको पहले 30 दिन में बहुत स्ट्रांगली डेवलप करना होती है और इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग पहले 1-8 महीने में थोड़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद जब आपके कंफर्ट लेवल्स आने लगते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आप एक अंदाज से आप बता सकते हैं कि आपने आज अगर ये खाया है तो इसके बाद 2 घंटे के बाद आपको इतनी रीडिंग मिलने वाली है। और वो स्थिति बहुत ज़्यादा समय बाद नहीं, लेकिन 1-8 महीने, 1.5 महीने के अंदर अंदर आप उस स्थिति में आ जाते हैं जब आप समझने लगते हैं कि आपको कौन से फूड्स नुकसान करते हैं, कौन सा खाना आपके साथ जेल करता है, आपके ब्लड शुगर्स को स्पाइक नहीं करता, आपको कंसिस्टेंटली एक अच्छे ब्लड शुगर की रेंज में रखता है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको अपनी टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी पहले से निर्धारित करनी चाहिए। बाद में आप इसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं। शुरुआत में ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, दिन में 3 बार भी हो सकती है। उसके बाद आप हो सकता है फास्टिंग और पोस्ट मील करें। कुछ दिनों के बाद आप फास्टिंग से एक अंदाज़ा लगा लें तो पोस्ट मील तकरीबन आपको वही मिलेगी। अगर पिछले 8, 10, 12, 15 दिन में पोस्ट मील का एक ट्रेंड रहा है, फास्टिंग और पोस्ट मील की रीडिंग्स में एक कोरिलेशन भी आ जाता है। और जब आपको पूरी तरह से अपने मील्स के बारे में जानकारी हो जाती है तब आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को आप बहुत प्रेडिक्टेबल लेवल पर लाकर बहुत कंफर्टेबल हो सकते हैं। चौथा और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप टेस्टिंग करते हैं हमेशा उसको किसी इवेंट से लिंक कीजिए। जब भी आप फॉर एग्जांपल यदि आपने टेस्ट किया और अगर आपका नंबर 155 आता है खाना खाने के बाद या 160 आता है फॉर एग्जांपल, बहुत से लोगों को मैंने देखा वो काफ़ी
बॉदर्ड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मेरा नंबर 140 नहीं है, 160 हो गया है, अब ये तो नंबर ज़्यादा है। लेकिन क्या आप उसको किसी इवेंट से कोरिलेट करते हैं कि आपने खाने में आज कुछ एक्स्ट्रा खाया, कुछ स्वीट खाया, कुछ कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा खाई, या कोई आपने ऐसा आइटम खाया है जो कि ब्लड शुगर को स्पाइक कर सकता है? अगर आप उसको कोरिलेट करेंगे अपनी ब्लड शुगर की रीडिंग से, तो एक दिन आपकी रीडिंग 10 या 15 प्लस या माइनस होने से आपकी जान को कोई खतरा नहीं आएगा। लेकिन कम से कम आप इस बात को भरोसे से कह सकते हैं कि मेरा नंबर यदि आज 10 पॉइंट या 15 पॉइंट या 20 पॉइंट ऊपर आया है तो ये इस वजह से आया है। और कम से कम इस कोरिलेशन को सीख के आप अगली बार वही गलती नहीं करेंगे जो आप आज कर गए। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इवेंट से कैसे कोरिलेट करेंगे। जैसे अगर आप सुबह उठते हैं, आपको अगर मालूम है कि आपकी ब्लड शुगर की रीडिंग आमतौर पर 110 115 होती है और किसी दिन 125 आ रही है, अब आपको ये जानना पड़ेगा कि आप रात को आपकी नींद, आप व्हाट वाज योर स्लीप क्वालिटी, आप रात को ठीक से सोए या नहीं सोए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है ठीक से, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ऊपर के लेवल पर रहे हैं, आप बहुत लंबे समय तक जागे हैं, तो ये बहुत लाइकली है कि डॉन इफेक्ट के कारण आपकी ब्लड शुगर की रीडिंग सुबह ज़्यादा आएंगी। क्योंकि ब्लड शुगर का सीधा कोरिलेशन एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप, स्ट्रेस जैसी चीज़ों के साथ होता है। और जब आप ये समझते हैं तो आप इवेंट से लिंक करके अपनी ब्लड शुगर के लेवल्स को जस्टिफाई कर सकते हैं, वरना आप पैनिक में गलत रीडिंग्स को रिपोर्ट करते हैं। और अगर आपके फिजिशियंस को एक कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलेगी तो इट इज़ वेरी अनलाइकली कि आपको कोई सकारात्मक सुझाव वो आपको दे पाए। शुरुआती तौर पर अपने अनुभव के आधार पर आपको वो हमेशा यही बात कहेंगे कि आपको इस बात से बेफिक्र रहना चाहिए, आप अपने शेड्यूल से स्टिक कीजिए। लेकिन ये आपको जानना ज़रूरी है कि आपके ब्लड शुगर की रीडिंग्स के आसपास के इवेंट्स क्या थे। अगर आप वो समझ जाए तो ये समझ लीजिए कि आपका योर ओन ग्रिप ऑन योर ओन डायबिटीज़ विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग और आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैंडर्डाइजिंग द टेस्ट इक्विपमेंट, यानी आप जो भी ग्लूकोमीटर यूज़ करते हैं घर पर उसको स्टैंडर्डाइज कीजिए। यानी आपके मैन्युफैक्चरर्स उसके लिए एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको उस पैक के साथ यूजुअली देते हैं। अगर वो नहीं है तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर से अगर आप पूछें तो आपको उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आप उसकी स्ट्रिप पर डालकर उसकी रीडिंग आप चेक कर सकते हैं, तो आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जो रिकमेंडेड रीडिंग है उसके आसपास की रीडिंग वो अगर देता है तो आपका ग्लूकोमीटर एक अच्छी स्थिति में है। दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है आपको लैब रिपोर्ट्स के साथ अपने ग्लूकोमीटर को स्टैंडर्डाइज करना। अगर आप 2 या 3 बार जब भी आप अपना टेस्ट कराने जाते हैं तो जो ब्लड सैंपल आप ड्रॉ करते हैं उसी ब्लड सैंपल को यूज़ कीजिए अपने ग्लूकोमीटर के ऊपर, ताकि लैब से आने वाली रिपोर्ट और आपके ग्लूकोमीटर की रिपोर्ट आप दोनों को टैली कर सकें। यदि कंसिस्टेंटली 2 या 3 बार में आपकी रिपोर्ट में या लैब की रिपोर्ट में 5 या 10 का अंतर है तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि ऐसा नहीं है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका इक्विपमेंट ठीक हालत में है या नहीं है। इंटरनेशनल बेंचमार्क के हिसाब से 4 या 5 ब्रांड्स हैं जिसमें जो अप्रूवल होता है, जो स्टैंडर्डाइजेशन का जो अप्रूवल होता है वो अवेलेबल है। बहुत सारे चीप क्वालिटी के ग्लूकोमीटर्स आज मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन उनसे आप बहुत कंफ्यूज होंगे और अगर आपकी रीडिंग्स गलत आती हैं तो आप ट्रीटमेंट के तौर पर आप बहुत गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। इसलिए अच्छे ब्रांड्स के जिनकी सर्विसेज अच्छी अवेलेबल हों, जिनके इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स हों और जिनके यूज़र मैनुअल्स के वीडियोस भी अपलोडेड हों और जिनके कॉल सेंटर्स आपकी हेल्प के लिए 24/7 अवेलेबल हों, ऐसे ब्रांड्स का उपयोग अपनी टेस्टिंग के लिए हमेशा करने का प्रयास कीजिए। छठवां और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये शायद एक बोनस ट्रिक है जो आप अब तक आपने कभी इस्तेमाल नहीं की होगी, और यदि आप ये समझ जाएं तो आपके लिए कुछ और बड़ी समस्या भी हल हो सकती है। यानी अगर आप बहुत अच्छे ब्रांड का ग्लूकोमीटर लेते हैं, मैं इस वक्त ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन क्योंकि मैं किसी कमर्शियल एसोसिएशन के तहत ना तो बाउंड हूँ ना मैं किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को एंडोर्स कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो आपका HbA1c का रफ ट्रैकिंग आप घर पर कर सकते हैं। आपके किसी भी अच्छे ब्रांड के ग्लूकोमीटर में यदि आप एवरेज ब्लड शुगर लेवल्स को 7 डेज, 15 डेज एंड 30 डेज के हिसाब से अगर आप ट्रैक करें, आपको शायद अप टू 90 डेज वो रीडिंग्स मिल सकती हैं। यानी HbA1c में जो रीडिंग्स आप
3 महीने के बाद लैब से टेस्ट कराने वाले हैं, वो 30, 40, 45, 90 दिन के बाद आप अपने घर पर भी एक अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा ले सकते हैं कि आपका HbA1c किस लेवल पर होगा। यानी आपकी जो रीडिंग मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर की रीडिंग आती है, उस रीडिंग को आप कन्वर्ट कर सकते हैं HbA1c के नंबर में। और ये नंबर आपका मोटा मोटा 10% प्लस और माइनस। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 8 या 10 के HbA1c पे डायग्नोज हुए हैं और आप बहुत एंक्शस हैं कि अब तो मुझे सारे चेंजेस किए हुए 2 महीने हो गए लेकिन मैं जा कर रहा हूँ, बजाय इसके कि आप और 2 महीने इंतज़ार करें, आप अगर अपने ब्लड शुगर के नंबर्स को अपने ग्लूकोमीटर पर 60 डे का एवरेज देखें तो आपका ब्लड शुगर का मीटर आपको वो नंबर दिखाता है, उसको आप कन्वर्ट कीजिए और आपको वो नंबर मिल जाएगा जो HbA1c का नंबर आपको लैब से मिलने वाला है। उसमें फ़र्क कितना हो सकता है? सिर्फ 5 या 10% का। लेकिन आप ये श्योर हो सकते हैं कि अगर आप 10 पर थे तो अब आप 6.25 पर हैं। हो सकता है वो नंबर लैब से 6 आए या 6.5 आए, लेकिन कम से कम आप एक मोटा मोटा अंदाज़ा उससे लगा सकते हैं। ये एक बोनस टिप है इस एपिसोड में। इसके लिए अगर आप अपने ग्लूकोमीटर में झांक कर उसके फीचर्स को एक बार और देखें और यदि आपको ये एवरेज रीडिंग वो देता है तो आप शायद बैठे बैठे लैब से आने वाले परिणामों का कम से कम अंदेशा ज़रूर कर सकते हैं। 7वां और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप अपने ब्लड शुगर्स को टेस्ट करते हैं कभी भी परफेक्शन पर मत जाइए, हमेशा रेंजेस को ट्रैक कीजिए। यानी अगर आप सुबह उठते हैं और आपकी ब्लड शुगर 100 से लेकर 105, 10, 12, 15 के अंदर अंदर है तो बी वेरी कंफर्टेबल। आपको बहुत ज़्यादा एंग्शियस होने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे पिछले एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि ये जो रोज़ के नंबर्स हैं ये फ्लक्चुएटिंग नंबर्स होते हैं और इन नंबर से ये डिसाइड नहीं होता कि आप प्योर डायबिटिक हैं नहीं है, आपकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। एक दिन आपका नंबर 127 आ गया तो आपकी डायबिटीज़ बिगड़ गई, दूसरे दिन 100 है तो आप ठीक हो गए। ऐसा नहीं होता है। यदि आप किसी भी समय अगले 1 महीने अपनी डायबिटीज़ को ट्रैक करते हैं और टेस्टिंग करते हैं तो हमेशा उन रेंजेस पर ध्यान रखिए। यदि आपकी रेंज मान लीजिए 90 से लेकर 115 के अंदर अंदर है, यू कैन बी वेरी कंफर्टेबल। आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 140 का एक नंबर डेजिग्नेटेड है सपोज पोस्ट मील शुगर के लिए, यानी पोस्ट प्रांडियल के लिए। ये नंबर कभी 125 भी आ सकता है और कभी 145 भी आ सकता है और इतना एरर आपको हमेशा टॉलरेंस में बिल्ड करके रखना होता है। कभी आपका ग्लूकोमीटर प्लस या माइनस रीडिंग थोड़ा बहुत दिखा सकता है, कभी आपके खाने में कोई ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो टेम्परेरीली, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी दिन राइस खाया तो हो सकता है कि आपको 10 पॉइंट्स शुगर और थोड़ी सी बढ़ी हुई मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस दिन अचानक कुछ इतना ज़्यादा बिगड़ गया है कि आप पूरी तरह से आपकी जो मेडिसिन है वो असर करना बंद कर चुकी है। उन रेंजेस पर निगाह रखिए। यदि आप पोस्ट प्रांडियल में भी 140 टू 150, 160, 165 भी अगर आप जाते हैं और 2 से ढाई घंटे बाद यदि आप सामान्य लेवल्स पर आते हैं तो यू कैन बी कंफर्टेबल। बट आप इस बात पे ज़रूर ध्यान दें कि वो कौन से इवेंट्स थे जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि वो ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो आपकी ब्लड शुगर्स को 165 लेकर गए। क्या आपने उस दिन कोई स्वीट का कंजम्पशन किया है, या आपने बहुत हैवी कार्बोहाइड्रेट्स खाए, या आपने कोई रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का आइटम खाया जिसकी वजह से शुगर आपकी स्पाइक हुई, ताकि आप वही गलती दोबारा ना करें। लेकिन ऐसी रेंजेस इतनी डैमेजिंग नहीं है जितनी शायद आपकी कल्पना में रहती हैं। अगर आप बिलो 180 पोस्ट प्रांडियल शुगर्स को रखें और यदि बिलो 120 के आसपास अगर आप फास्टिंग शुगर्स को मेंटेन करें तो यू आर डूइंग वेरी वेल। सो देयर इज नो पॉइंट गेटिंग वेरी एंग्शियस अबाउट इट। तो अपने टेस्टिंग मैकेनिज्म्स को, टेस्टिंग की मेथडोलॉजी को ठीक तरह से समझें। टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स, आप क्यों ये टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर उस टेस्टिंग से अगर आप कोई नतीजा नहीं निकाल रहे हैं तो उस टेस्ट को करने का कोई अर्थ नहीं है। टेस्टिंग के उद्देश्य को समझिए। हर उस टेस्ट के साथ जिसकी रीडिंग से आप कुछ सीख सकें, वो टेस्टिंग आपके लिए रिलेवेंट है। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सिर्फ एक नंबर देखकर आमतौर पर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और वो नंबर होता है HbA1c का। और HbA1c इज अ सम टोटल ऑफ एवरेज ऑफ शुगर्स ओवर 3 मंथ्स। यदि आप हर दिन कुछ सीखेंगे और अपनी ब्लड शुगर्स को मैनेज करना सीख जाएंगे, HbA1c उस पूरे एफर्ट का नतीजा है। HbA1c किसी जादू से जनरेट होने वाला नंबर नहीं है और कई बार आप उस नंबर को प्री एम्प्ट भी कर सकते हैं। इसलिए सही टेस्टिंग सीखिए और पूरी तरह से अपनी एंग्जाइटी को मिटाइए।
हर टेस्टिंग के नंबर से कुछ सीखिए, अपने इक्विपमेंट से दोस्ती कीजिए, लैब और अपने इक्विपमेंट के बीच में एक सामंजस्य बनाने की कोशिश कीजिए और उनमें आपस में जो डिफरेंसेस अराइज होते हैं उनको एक बार समझने की कोशिश कीजिए। आप बहुत जल्दी, बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी डायबिटीज़ को घर पर मैनेज कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।